मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों सबसे पहले तो हमारा आपसे ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखिए ताकि वीडियो की रीच बढ़े, हमारी आवाज़ दूर दूर तक बुलंद हो और इसके बाद जब हम लोगों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचेगी तो ये देशद्रोही जो हैं, देश के दुश्मन जो हैं, इनके हौसले जो है पस्त हो जाएंगे और लोगों तक सही बात पहुंचेगी कि भाई सही बात आखिर क्या है। मित्रों मैं देख रहा हूं कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। मार्च के महीने में चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में इलेक्शन की डेट्स, वोटिंग की डेट्स की लिस्ट जारी कर देगा और अप्रैल में यहाँ पर वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 2-3 महीने बाकी हैं। आप देखिए अभी यूपी में अभी 1 साल लगभग बाकी है, लेकिन 1 साल पहले ही वहाँ पे चुनावी माहौल बन गया है। क्या गजब की सरगर्मी नज़र आ रही है, आप देख ही रहे हैं। पूरा शतरंज की चालें चली जा रही हैं। लग रहा ना यूपी में कि चुनावी माहौल आ गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल बिल्कुल अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल ठंडा इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल है वो पूरी तरह से ठंडा नज़र आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े पत्रकार जो हैं और बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे यूट्यूबर्स, वरिष्ठ लोग, वो सभी लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जा कर के वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के माहौल को समझ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर सभी लोगों को बहुत निराशा हाथ लग रही है क्योंकि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लोग खामोश हैं। तब देखा मैंने लोगों को कि लोग भी निकले हुए बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो हम भी ज़रा देखते हैं क्या स्थितियां हैं। मेरे पास पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोगों के नंबर हैं, बहुत से लोग जो कोलकाता में रहते हैं, तमाम जगहों पर उन लोगों के नंबर है। तो हमने अपने बहुत सारे मित्रों के नंबर आज जो बंगाल के थे वहाँ पर नंबर खड़खड़ाए, कॉल लगाई उनको। तो उन्होंने जो बातें बताई वो बातें बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पश्चिम बंगाल के अंदर, और इसके बारे में पूरे देश को बहुत गंभीरता से विचार करने की, बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का आखिर क्या होगा। मैं तो जिस सामान्य वर्ग को का हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर, खासकर जो उत्तर भारत के राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इस सभी राज्यों के अंदर जो सामान्य वर्ग है वो उद्वेलित है, सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में यूजीसी कोई मुद्दा ही नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहाद इतना ज़्यादा फैल चुका है कि वहाँ पर अब यूजीसी का कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी यहाँ पे बाकी राज्यों में भले ही लोगों में डर है कि एससी एसटी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, ओबीसी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, वहाँ पे चाहे कोई भी रेगुलेशन आ जाए हिंदुओं को बांटने का बंगाल के अंदर, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी इतना हिंदू अब डर के रहता है, या वहाँ पे जो आतंक है जिहाद का, उसकी वजह से वहाँ पे एक दूसरे पर कोई आरोप लगाते ही नहीं है। वहाँ तो सबको एक का एक ही दुश्मन है, जिहाद। तो इसीलिए वहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, अब वहाँ मुद्दा है क्या। मैंने लोगों से बात की, अपने कुछ करीबियों से वहाँ पे जो वहाँ रहते हैं इस वक्त, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई जो बहुत ही स्पष्ट थी। और जितने लोगों से भी बातें की, सब लोगों ने एक ही तरफ इशारा किया है, यानी कि सबका आकलन लगभग सेम है। तो वो आकलन जानना बहुत आवश्यक है। मित्रों सबसे बड़ी बात तो आप ये समझिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण का लेवल इस वक्त ये है कि वहाँ पे अगर 3 लोग, अगर वहाँ पे कोई 3 लोग एक बाइक पर बैठ के जा रहे हैं, अगर उन्होंने टोपी नहीं लगाई है, हेलमेट नहीं लगाया है, तो उसको पुलिस वहाँ पे रोकती नहीं है। क्योंकि पुलिस जानती है कि ये 3 लोग जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं, इसका मतलब कि ये मुसलमान हैं और उनसे ना तो कोई चालान करती है, ना तो उनसे कोई पैसा लेती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक अकेला जा रहा हो और उसने अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो उसको रोकेगी पुलिस, क्योंकि जानती कि हिंदू है, ये सिंगल जा रहा है, ये हिंदू ही होगा। उसको पकड़ करके उससे पूरा जो है वो चालान वसूलती है।
तो पुलिस के अंदर तो वहाँ पे मुसलमानों को लेकर के पहले से ही बहुत डर है, पश्चिम बंगाल में बहुत डरते हैं वहाँ से। दूसरा ये है कि आप ये समझिए कि वहाँ पे जैसे मेरी किसी से बात हुई जो अलीपुर वहाँ जगह है, कोलकाता में एक है, बहुत ही पॉश इलाका है, वहाँ पे बात मेरी हुई। तो उन्होंने बताया कि यहाँ अलीपुर के अंदर स्थिति ये है कि यहाँ पे एक सबसे पॉश इलाका जो है कोलकाता का, वहाँ पे लगभग 8 तो मस्जिदें हैं और वहाँ पे 2 लगभग जो है वो दरगाहें हैं। और वही स्थिति यहाँ पर भी है कि वोट आदमी डालना तो छोड़ दो, खैर वोट तो डालने जाएगा ही, वहाँ तो डाल लेगा, शहर है, लेकिन वहाँ पे कोई डर के मारे बीजेपी और आरएसएस की बात भी नहीं करता। मुस्लिम तुष्टीकरण इस लेवल का है और बीजेपी आरएसएस के वर्कर्स में इतना डर है कि वहाँ पर कोई बात भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जो बीजेपी की पश्चिम बंगाल का माहौल थोड़ा अलग है। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा संकल्प चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी उस सेंस में मतलब ईमान जो मुसलमानों वाला ना, मतलब सदाचार चाहिए, सदाचार, यानी ऐसा सदाचार कि जहाँ पर की ऑनेस्टी, कि जहाँ पर आप अपने कार्यकर्ताओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। मित्रों, दरअसल जो बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो किसी से बोलने से भी बचते हैं, बोलने से भी डर रहे हैं। जो वहाँ पे पत्रकार लोग बात करने जा रहे हैं उनसे वो बात तक नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि साल 2021 में जब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी को एक अच्छी खासी सीटें वहाँ मिली थी, हालांकि चुनाव बीजेपी हार गई, तो इसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा दंगा हुआ और उस दंगे में बहुत ही बुरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। चुन चुन करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहाँ पे मॉब लिंचिंग की गई और जो बीजेपी के वोटर्स थे उनको मारा गया। जो जहाँ जहाँ से बीजेपी को वोट पड़ा वहाँ वहाँ दंगे करके उनको मारा गया। और जब ये सब हो रहा था तो इसके बाद जो पूरी बीजेपी शासन था, जो मोदी सरकार थी, वो पूरी तरह से खामोश रही। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो महामानव हैं, उन्होंने उस पर एक शब्द नहीं बोला। अमित शाह ने उस पर एक शब्द नहीं बोला। राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब कुछ लोग गए अर्जी लेकर के तो उनको भी जो है वो रफा दफा कर दिया गया, यानी उनके कहा गया कि वो जज साहब जो है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चले गए। तो कोई बंगाल के हिंदुओं की या बंगाल की बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनने वाला कोई था नहीं। अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। अब जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो यही कह रहे हैं कि भैया अपनी जान बचा लो, हम यहाँ पर जाएं खुल करके किसी के लिए वोट मांगे, प्रचार करें। उससे होगा ये कि अगला आदमी टीएमसी जो है हमको पॉइंट कर लेगी भाई कि ये आदमी है बीजेपी का कार्यकर्ता। और इसके बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा और बीजेपी वहाँ पे अगर हार जाती है तो इन्हीं सब कार्यकर्ताओं को वहाँ पे दौड़ा दौड़ा करके बुरी तरह से चुन चुन करके मारा जाएगा। ना सिर्फ मारा जाएगा बल्कि इनके जो परिवार के लोग हैं उनको यहाँ से भगाया जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में वहाँ पे सबकी बोलती बंद है। बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की सब कहीं पता नहीं कौन से बेचारे परेशान हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन दुखी हैं। और उनको सरकार से, जो केंद्र सरकार है वहाँ से ना तो कोई मदद ही मिली उस तरह की, ना उनको कोई बहुत बड़ा पावर डोज मिली जिससे वो कुछ कर सके, ना उन्हें कोई आश्वासन मिला। और मुसलमानों की संख्या लगातार वहाँ पर बढ़ाई जा रही है, जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। बहुत तेज़ी से पश्चिम बंगाल की सीमाएं खुली हुई हैं और वहाँ से बहुत तेज़ी से जो मुसलमानों के जत्थे हैं वो, अब हमें तो किसी ने ये कह दिया, हमें विश्वास नहीं होता, मगर हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 30-30 हज़ार की संख्या में वहाँ पे जत्थे आते हैं मुसलमानों के, बांग्लादेश से। खुली सीमा है पूरी एकदम, और लोग आकर के यहाँ पे आधार कार्ड बनवा कर ना वोट भी देते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने बताया साहब कि अगर ये एसआईआर से वहाँ कुछ नहीं हुआ, एसआईआर पूरा पश्चिम बंगाल में फेल कर गया, मतलब उतने ही वोट वहाँ पे कट रहे हैं जितने कि लोग मरे होंगे। पूरा वहाँ पे पश्चिम बंगाल में एसआईआर पूरा फेल कर गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लो कि ये जो क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि ये जो कुछ लोग निकल भी जाएंगे तो उन्होंने ये कहा कि साहब वोट डालने वालों की सेकेंड लाइन भी ममता बनर्जी ने तैयार कर रखी है, यानी कि उनको किसी से कोई डर नहीं है, उनको एसआईआर से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसमें अब बात होती है भद्रलोक की। मैंने कहा भाई ये बताओ यार 30% ही मुसलमान हैं, मान लो 32%, बाकी तो हिंदू सारे हैं। बोले भैया यहाँ पे
दो फैक्टर बहुत बड़े हैं। एक तो भद्रलोक और दूसरा ममता सरकार की योजनाएं। अब ममता सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें एक तो लक्ष्मी भंडार योजना है। पहले 1,000 रुपये मिलता था महीना महिलाओं को, अब वो बढ़ा के 1,500 कर दिया गया। और बेरोजगारी भत्ता जो पहले 1,000 रुपये, जो अब 1,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है। तो काम वहाँ कोई करना नहीं चाहता, बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है और लक्ष्मी भंडार में महिलाओं के वोट ममता को मिल जाते हैं। जो भद्रलोक है वहाँ पे, वो भद्रलोक बेसिकली पहले वामपंथियों का वोटर था। उसमें सत्यजीत रे, जैसे भी उत्पल दत्त ने एक बयान दिया था बीजेपी के खिलाफ। तो ये जो एक पूरा वहाँ पे लगभग बंगाल की 35% जो आबादी है जो कि हिंदू है, जो बंगाल की जो 35% लोग हैं वो क्या है, भद्रलोक हैं। वो भद्रलोक को कोई मतलब नहीं है, वो अपना उसकी अपनी अलग दुनिया है और वो वामपंथी माइंडसेट का है। यानी कि पिछले लगभग 30-35-40 साल जो वहाँ पे एक वामपंथ का राज रहा, उस वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को वहाँ पे इतने हद तक पेनिट्रेट कर दिया है लोगों के दिमाग में कि अब वो लोग जो है कहीं से भी उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ये जो हम लोग बार बार कहते हैं कि भद्रलोक है, भद्रलोक है, ये भद्रलोक और कुछ नहीं है। ये भद्रलोक वही लोग हैं जो कि जिंदगी भर जो कि जिंदगी भर लेफ्ट की पार्टियों को वोट देते रहे, वामपंथी पार्टियों को वोट देते रहे और इसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना पाला बदल लिया और टीएमसी के खाते में चले गए, लेकिन बीजेपी के पास नहीं आए। यही भद्रलोक है। हमने पूछा अपने उन मित्रों से कि ये बताइए कि ये जो भद्रलोक है, क्या इसको ये सब बातें नहीं चलती पता कि घुसपैठ हो रही है, जिहाद है, ये सब बातें नहीं चलती पता? तो उसने ये बताया कि यहाँ पर अमित शाह आते हैं, मीटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत जोश आता है लोगों में और 2-3 दिन में सब ठंडा हो जाता है। और वो जो भद्रलोक के लोग हैं वो बेचारे जो है, वो बेचारे क्या कहें, है तो मैं तो क्या, वो बेचारा को सारा सत्यानाश उन्होंने कर रखा है भद्रलोक में। तो भद्रलोक वाले जो है वो भी थोड़ा जोश में आते हैं, तो फिर 2-3 दिन में जाते हैं, चाय पीते हैं, अपना लोगों से बातचीत करते हैं, फिर वो वहाँ भी जोश ठंडा हो जाता है। तो मतलब कोई उनमें जोश नहीं है कि वो कुछ बदलाव करना चाहते, वो सब ममता को वोट देना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाना यहाँ पर कोई विकल्प है? अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए तो उससे क्या असर पड़ सकता है? तो उसको भी उन्होंने कहा, एक आरएसएस के वर्कर थे, उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो यहाँ पे सहानुभूति की लहर ममता बनर्जी के पक्ष में चल जाएगी और भद्रलोक वाले जो थोड़े बहुत वोट देने जाते नहीं है, आराम से बैठते हैं, वो भी वोट दे के चले आएंगे ममता बनर्जी को। तो वहाँ पे ऐसी लहर चलेगी। तो ये सब जो कुछ हम वहाँ पे देख रहे हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि 2021 में जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया, उसका बुरा असर ये रहा कि इसके बाद लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वहाँ बहुत भारी नुकसान हुआ और अब विधानसभा चुनाव जो वहाँ पे हो रहा है उसमें भी बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा खास बढ़त मिलती हुई तो नज़र नहीं आ रही है। एक सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये कही जाती है साहब की, जो हर कोई कहता है वहाँ पे, कि वहाँ पे ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की सेटिंग है। मतलब ये वहाँ के लोग कहते हैं। सेटिंग वेटिंग है कि नहीं हमें क्या पता, लेकिन 10 सालों से लगभग वहाँ पे एक बातचीत चलती है कि मोदी ममता की सेटिंग है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमारे महामानव जी ने, मतलब हमारे मोदी जी ने जो है एक बयान दिया था, मुझे अभी भी याद है। वो बयान उन्होंने दिया था पश्चिम बंगाल के अंदर एक चुनावी रैली में और ये कहा था कि ममता दीदी मेरे लिए कुर्ते सिलवा कर भेजती है। तो ये जो है ना, पब्लिक को ये लगा, अभी तो मुझे ध्यान हो सकता यही वजह हो, मैं अपने, ये मेरा आकलन है, अब पब्लिक को क्यों लगता है कि वहाँ मोदी ममता की सेटिंग है मुझे नहीं पता, पर ये एक बयान दिया था एक बार मोदी ने कि ममता जो है वो मुझको, वैसे तो बहुत चीखती है ममता दीदी, लेकिन वहाँ पर जो है मुझे दिल्ली में मेरे नाप का कुर्ता जो है मुझको दे करके वो गिफ्ट देती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में एक ये बात आ गई, एक विचार आ गया ये कि भाई ममता मोदी की सेटिंग है। और इसीलिए ममता बनर्जी को लेकर के मोदी कभी बहुत तीखे हमले नहीं करते, कभी बहुत तीखे वार नहीं करते, कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते। आज तो हमें किसी ने ये, किसी एक हमारे जिसको फ़ोन किया उसने ये कहा कि मोदी जी का पश्चिम बंगाल से ज़्यादा ध्यान तो उनका तमिलनाडु की तरफ रहता है। तो साफ साफ बोले कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, जो ध्यान है वो सब जो है वो तमिलनाडु की तरफ है। तो आप ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर जो वहाँ पे स्थितियाँ इस वक्त हैं वो बहुत विचित्र हैं।
वहाँ का भद्रलोक बहुत विचित्र है। और मैंने वहाँ पे ये भी पूछा लोगों से कि हमने बहुत समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स देखी थी, संदेश खाली हो और जो वहाँ पे आरजी कर का केस हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि ये दोनों केस अगर बीजेपी भुना पाती तो भुना पाती, पर वो भुना नहीं पाई। और दूसरा ये कि मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कोई एक पार्षद था शाहजहाँ करके, वो उसके बारे में लोग बोलते थे कि साहब वो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि हिंदू जो है वो रात को उसके घर पे अपनी औरतें छोड़ छोड़ के आते थे और उसके बाद सुबह लेने जाते थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये बात सच है जो मीडिया रिपोर्ट चली थी? तो उसने बोला कि ये बात एकदम सच है, और वहाँ पे अगर ऐसा ना किया जाए तो हिंदुओं की पिटाई होती है। यानी उनको उनके लिए कंपलसरी है कि वो जिहादियों को जो है अपनी औरतों की सेवा दें। और मैं वहाँ पर यही कहूँगा, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तो जिम्मेदारी मानता ही हूँ। और अगर अभी भी चाहते हैं वो पश्चिम बंगाल को जीतना, तो उनको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये कि वो ना सिर्फ वहाँ पे राष्ट्रपति शासन फौरन लगाएं, बल्कि ये भी कहें कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन 6 महीने लगेगा, 6 महीने के बाद यहाँ पर चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद नतीजे कुछ भी आए, अगले 6 महीने तक भी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन ही लगा रहेगा। यानी कम से कम वहाँ पे 8-10 महीने का राष्ट्रपति शासन लगे कड़ाई से, तब जाकर के वहाँ के राजनीतिक माहौल में कुछ स्थिरता आएगी, और तब जाके वहाँ पे बीजेपी कुछ अपनी जड़ों को जमा पाएगी। अब ये सब हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे पता है पश्चिम बंगाल का चुनाव नतीजा आएगा तो हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं वो ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने मोदी खिलाफ माहौल बना दिया इसलिए बीजेपी हार गई। देखो, इसमें हम लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझना। इसमें एक तो वहाँ पे दो, अगर बीजेपी वहाँ पे नहीं अच्छा कर पा रही है या नहीं अच्छा कर पाएगी तो उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो भद्रलोक जो बदलने को तैयार नहीं है, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जो कि कुछ कर नहीं सके। 2021 की हिंसा में अपने हिंदुओं को, अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में नाकाम रहे, बचाने की कोशिश भी नहीं की। और दूसरी बड़ी वजह यह कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है। और रणनीति बताने वाले, चलो मान लो हम बता रहे हैं भैया ये करो, कम से कम वहाँ पे 1 साल का प्रेसिडेंट रूल लगाओ, तब जाके वहाँ पे हालात सुधरेंगे। और नहीं लगाओगे, वो उसको, उस स्टेट को अब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर ऑपरेशन नहीं करोगे तो वो स्टेट जो है धीरे धीरे, वहाँ पे जिहाद इतना फैलता जा रहा है, पूरा स्टेट जो है वो सड़ने की स्थिति में आ जाएगा जिहाद की वजह से। कोई वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं, बेरोजगारी भत्ता बांटा जा रहा है। तो ये सब क्या है? लेकिन ठीक है, हमारे मोदी जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। खैर, हम इस पर और भी रिपोर्ट्स आपको देते रहेंगे पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। फिलहाल आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा, और इसके अलावा इस पर अपने लाइक्स कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।